हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है सूचक या अम्ल क्षार सूचक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षार सूचक क्या होता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम से ही अम्ल क्षार सूचक। सूचक का मतलब होता है सूचना देना, अम्ल क्षार का मतलब आप पहले से अम्ल क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की हमें सूचना प्रदान करेंगे उसे हम अम्ल क्षार सूचक कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी दो बर्तन ले लिए, ठीक है, कोई दो बर्तन ले लिए, ठीक है। अब इसमें हमने कोई विलेयन रख लिया ए और इसमें रख लिया बी, ठीक है। कोई आप एसिड बेस में समझिएगा, कोई भी विलेयन है उसे हमने रख लिया, ठीक है। अब हमारे पास कोई सूचक है, ठीक है। अब इसमें हम इसका थोड़ा सा भाग ले करके बी वाले का भाग, मान लो ये हमारा कोई सूचक है सी। अब बी वाले को इसमें डालेंगे, ठीक, तो सी का रंग कुछ और हो जाएगा। ऐसे ही हो सकता है कि हम ए वाले को सी में डालें यानी सूचक में डालें तो उसका रंग कुछ और हो जाएगा। तो रंग के आधार पे हम बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा है पदार्थ जिसका लाल रंग आ जाएगा तो हम कह देंगे भैया एसिड है, ठीक है। हरा आ जाएगा तो हम कह देंगे बेस है। यानी कि जो सूचक है उसका कलर चेंज होगा, इस विलेन का कलर चेंज नहीं होगा। जो ए बी आप विलेन देख रहे हैं इसका कलर चेंज नहीं होगा। ये जो सूचक है उसमें जब अम्ल क्षार डालेंगे तब जाके ये सी वाला जो सूचक है वह क्या करेगा कि अपना रंग बदल देगा। तो उससे पता चल जाएगा कि ये विलेन जो आप मिला रहे हो उसका रंग क्या है, ठीक है। तो अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की सूचना प्रदान करते हैं, यानी कोई भी विलेन है उसमें अम्ल है या वह विलेन अम्लीय है या क्षारीय है उसके बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हेडिंग लगाइए सूचक या अम्ल क्षार सूचक। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंडिकेटर और एसिड बेस साल्ट। साल्ट नहीं सूचक रहेगा, ठीक है, इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे साल्ट आ गया है। चलिए लिख देखिए, वे पदार्थ जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूचक या अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है अगर उसका अम्लीय विलयन में कुछ और रंग हो गया, क्षारीय विलयन में कुछ और हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाइल्फथलीन हो गया, ये सब क्या है? सूचक है, अम्ल क्षार सूचक है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे कि कैसे यह अम्ल क्षार के बारे में बताएंगे, हमें सूचना कैसे देंगे, ठीक है। चलिए अब हम हेडिंग करते हैं सूचकों का वर्गीकरण, यानी जो अम्ल क्षार सूचक है उन्हें कैसे वर्गीकृत किया गया है या कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है सूचक उसे बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। नाम से ही लग रहा है कि इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक सूचक होंगे वह नेचुरली पाए जाएंगे, ठीक है, नेचुरली पाए जाएंगे। जैसे कि लाल पत्ता गोभी, आप फिगर में भी देख सकते हैं, चित्र यहाँ पे है, फोटो। हल्दी है, हल्दी सबके घर में मिल जाता है। और हाइड्रेंजिया पौधे का फूल है, ठीक है। ये हाइड्रेंजिया है जो आप देख पा रहे हैं नीले कलर का हल्का हल्का, तो वह क्या है? हाइड्रेंजिया का फूल है। तो ये तीनों क्या है? प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे कि किसको अम्ल में मिलाएंगे, तो क्षार में मिलाएंगे या इसमें डालेंगे, किसी को भी डालेंगे तो उसका रंग कैसे बदलता है, ठीक है। तो इसे अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सूचक, यहाँ पर लिखा अम्लीय माध्यम में रंग और क्षारीय माध्यम में रंग। तो देखिए लाल पत्ता गोभी जो आप पहले देख चुके हैं, ठीक है, लाल पत्ता गोभी जो है आप पहले देख चुके हैं। कहाँ पे है ये देख लीजिए, ये लाल पत्ता गोभी के बारे में बात करा। यदि लाल पत्ता गोभी है तो अम्लीय माध्यम में इसका रंग लाल हो जाएगा और क्षारीय माध्यम में हरा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हल्दी है, अगर अम्लीय विलयन होगा तो उसमें पीला रहेगा, यदि क्षारीय विलयन रहेगा तो लाल भूरा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लिटमस पेपर है, अगर वह लाल हो जाता है तो अम्लीय हो गया, अगर नीला हो जाता है तो क्षारीय हो जाएगा। वैसे ही हाइड्रेंजिया के पौधा है, फूल है, तो वह अगर अम्लीय विलयन में डालेंगे तो नीला हो जाएगा, और यदि क्षारीय विलयन में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। यदि ऐसा रंग आता है तो हम पता कर लेंगे कि भाई यह विलयन कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो बताइएगा कमेंट करके। आगे चलते हैं। दूसरा है संश्लेषित, ठीक है, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित का मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं।
यानी प्रयोगशाला में यदि जो बनाते हैं, नेचुरली प्राप्त नहीं होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है प्रयोगशाला में, तो उसे हम संश्लेषित सूचक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनैप्थलीन हो गया। आप इनका चित्र भी देख सकते हैं। ये हो गया मेथिल ऑरेंज, ये हो गया फिनैप्थलीन। पाउडर टाइप के दोनों होते हैं। जो मेथिल ऑरेंज होता है ऑरेंज कलर का होगा, और जो फिनैप्थलीन होगा वह वाइट कलर का होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका संश्लेषित, कि जिसे प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे सूचक यहाँ पर लिखा हुआ है, फिनैप्थलीन का रंग अम्लीय विलयन में कैसा होगा, तो रंगहीन होगा, इसका कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह क्षारीय विलयन में यदि इसको डालेंगे तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अगर उदासीन विलयन इसमें रहेगा तो वह रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, तो अम्लीय और उदासीन दोनों के लिए क्या होगा, रंगहीन होगा। उसी तरह मेथिल ऑरेंज है, यदि अम्लीय विलयन रहेगा तो लाल हो जाएगा, यदि क्षारीय विलयन रहेगा तो पीला हो जाएगा, यदि उदासीन विलयन है तो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संश्लेषित इंडिकेटर। ओके, अब तीसरा है गंधयुक्त सूचक। तो देखिए, विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाला सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिसके विशिष्ट गंध द्वारा हम किसी अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, तो उस पदार्थ को हम बोलते हैं गंधयुक्त सूचक। इनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इनकी गंध जो होगी वो अम्लीय माध्यम में कुछ और होगा, क्षारीय माध्यम में कुछ और हो सकता है। जैसे कि वैनिला है, प्याज है, लौंग है, तो ये सब भी इंडिकेटर का काम करेंगे, अम्लीय और क्षारीय का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वव्यापी सूचक। चौथा है सर्वव्यापी सूचक। इसमें क्या होता है कि दो तीन तरह के सूचक होते हैं, आपस में मिला दिया जाता है उनको, तब जो बनता है उससे बोलते हैं सर्वव्यापी सूचक। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे से मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है, जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। ठीक, यानी इसमें क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के सूचकों को मिला के एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करेगा। अब हाइड्रोजन आयन के बारे में आगे देखेंगे। चलिए, आगे है हमारा पीएच, परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज, तो पीएच रेंज। तो किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सूचक है, ठीक है, कोई भी सूचक है, मान लो यक्स है, ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि इसका पीएच यदि 3 होगा तभी ये लाल होगा, ऐसा नहीं है। या इसका पीएच 7 होगा या 8 होगा तभी ये हरा रंग का होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट यानी निश्चित कोई वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एक सीमा होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि भैया अगर अम्लीय विलयन 3 से लगभग 6 अगर जिसका पीएच है, तब इसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई क्षार है तो इसका अगर 7 से 8 पीएच है, तब जाके यह हरा हो जाएगा। यानी इसका एक निश्चित फिक्स कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि एक रेंज होता है। ठीक है, रेंज होता है, उसी के बीच में अगर रहेगा तो उसको बोला जाता है परिसर। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए, जल क्या होता है, H2O होता है। आयनिक मतलब इसे आयनों में यदि तोड़ा जाए H+OH माइनस में। अब इनके आयनों का गुणनफल जो होगा, ठीक है, इनके आयनों के गुणनफल जो होगा उसी को बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। तो देखिए, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से दर्शाते हैं।
कहने का मतलब ये यहाँ पर समझिए कि जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है इसका सांद्रण और OH माइनस आयन का जो सांद्रण होगा, उन दोनों का जो गुणनफल होगा उसी को हम बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। तो इसे अगर हम सांद्रण में चेंज करें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए H+ सांद्रण हमें लिखना है तो H+ बनाइए और सांद्रण के लिए इसे बड़ा कोष्ठक में ऐसे घेर दीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो गया और OH माइनस को यदि कर देते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण हो जाएगा। इनके गुणनफल को ही जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जो KW का मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, वह होता है 1 गुणा 10⁻⁻14। किसका? KW का मान। तो इस तरह से फार्मूला आपका बन जाएगा कि H+ कंसंट्रेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बराबर 1 गुणा 10⁻⁻14। ठीक है, तो इस तरह से यह KW का मान आप निकाल सकते हैं, यानी जल के आयनिक गुणनफल का। तो ठीक है, तो परिभाषा यहाँ से आप नोट करिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है, इसमें थोड़ा पीएच के बारे में और हम समझेंगे। सन 1919 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन, ये सोरेनसन जो है वो वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो 1919 में डेनिश जो रसायनज्ञ थे सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करने के लिए, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी हाइड्रोजन की उस विलयन में कितनी मात्रा है, H+ की कितनी मात्रा है, उसको व्यक्त करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। बात समझे कि जो सोरेनसन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया कि जो भाई हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन जो सांद्रण है, ठीक, इसको कैसे व्यक्त किया जाए। ठीक है, इसे व्यक्त करने के लिए एक स्केल बनाया, पैमाना बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ओके, इस पीएच में पी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज का अर्थ होता है शक्ति। फिर से इसको समझिए, इस पीएच में पी एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द क्या है? पी का मतलब है पोटेंज और जिसका हिंदी अर्थ है शक्ति, जबकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करता है, यानी किसी भी लेयर में H+ की मात्रा को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं, पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक मान होते हैं। पीएच एक शुद्ध संख्या होती है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो पीएच का कोई मात्रक वगैरह नहीं होगा, एक शुद्ध संख्या होती है। वह कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0 से 14 तक होती है। बात क्लियर? चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब हम समझते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण या सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब इसको समझिए थोड़ा सा, यहाँ से देखिए, यह क्या है? पीएच है। पीएच बराबर माइनस log H+ आयन कंसंट्रेशन। तो अब यह पीएच क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक log को लघुगणक कहते हैं। लघुगणक को विलयन का पीएच कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें पॉइंट है, जिस विलयन का पीएच 7 होता है उसकी प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, जिसका पीएच 7 होगा उसकी प्रकृति उदासीन होगी, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जिस विलयन का पीएच 7 से कम होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो ये आपको रट्टा मार ही लेना है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें पॉइंट करके। देखो, पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता, यानी सभी जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वह एक निश्चित पीएच में ही कार्य करते हैं। तो उसी को है कि भाई पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता क्या है। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। हमारे ब्लड का जो पीएच होता है
उस 7 से 7.8 के बीच में ही कार्य करेगा। यदि शरीर में किसी भी पदार्थ का या कोई भी लिक्विड है उसका पीएच यदि इससे अधिक होगा तो शरीर को हानि पहुंचेगी। ठीक है, आगे, मृदा पीएच अधिकांश पौधों में सर्वोत्तम रूप में विकसित होते हैं, जबकि मृदा की पीएच 7 के निकट होती है। यानी 7 के यदि निकट पीएच होता है तो वहाँ पे वह मृदा अच्छी कही जाएगी, उसमें अच्छे से फसल लगेगा, नहीं तो वह बंजर हो जाएगी। ठीक है, आगे, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी पीएच यदि अधिक हो जाएगा, मुंह का पीएच अधिक हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे दांतों में सड़न होने लगेगी, दांत जो है टूटने लगेगा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, तो कुछ जो रसायन होते हैं उसमें यूज किया जाता है पीएच का, जिससे कि पशु पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यानी इन सब के से उत्पन्न जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके पीएच में, उसके जो वो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसको पीएच को मेंटेन करने में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण इसी की बात हो रही है। देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो कहे हैं ना, ये वाली बात, हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्रामों में संख्या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्रामों में संख्या हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। ठीक है, इसे हम बड़ा कोष्टक से दर्शाते हैं इस तरह से। ठीक है, कोई भी चीज़ किसी के सांद्रण को व्यक्त करना है तो आप ऐसे बड़ा वाला कोष्टक का यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि EH+ सांद्रण यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होगा OH- आयन सांद्रण से तो विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद रखें कि जो अम्ल होते हैं वो H+ होते हैं, यानी H+ की अधिकता रहेगा तो अम्लीय होगा। OH जो होते हैं क्षार होते हैं। ठीक है, जो विलयन OH- देता है, पहले आपने आर्हेनियस का पढ़ा है अम्ल क्षार, तो वैसे भी समझ लीजिए कि OH यदि अधिक रहेगा तो विलयन क्षारी होगा, यदि दोनों की वैल्यू बराबर है तो विलयन उदासीन होगा। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीज़ें था आपका आज का टॉपिक था हमारा सूचक, सूचक के प्रकार। ठीक है, पीएच परिसर, पीएच का महत्व। ठीक है, किसी अन्य वीडियो में हम आपको पीएच से संबंधित आंकिक प्रश्न को हल करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।